अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झारखंड से। आज गुफ्तगू हम करेंगे बाबा रामदेव और डॉक्टर लेरे के बीच जो बातें हुई, जो तलखी हुई, या यूँ कहें कि आयुर्वेद के ख़िलाफ़ एलोपैथी को खड़ा करने की जो एक साजिश हुई, उस पर एक छोटी सी गुफ्तगू करेंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर आपके पेश खिदमत है कि दर्द की भी एक दवा है, बेदर्द बन जाइए जनाब। दर्द की भी एक दवा है, बेदर्द बन जाइए जनाब। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि ये इस पेंडेमिक के मामले में और इस वक्त के बुरे हालात में, जब कोरोना के दूसरे वेव में पहले वेव से बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हुई, बहुत लोग अपनी जान गंवा दिए, और जान गंवाने की जो वजह बनी वो कभी ऑक्सीजन का नहीं होना, कभी दवाओं का नहीं होना, कभी हॉस्पिटल का नहीं होना, हॉस्पिटल में बेड का नहीं होना, या उसके कोई रोग के लिए या इलाज के लिए कोई बदल का नहीं होना, और लोगों की बेतरह मौतें हुई। उस मौत के सिलसिले में, उस अमवात के सिलसिले में लाशों का नदियों में बहना, या लाशों का इस तरह से पड़े रह जाना कि कौन उसको लेके जाएगा दफनाने और कौन लेके जाएगा जलाने। किसी के कंधे पे लाश है, किसी के हाथों में लाश है, कहीं रिक्शे पे लाश है, कहीं, और किस तरह से चीज़ें हैं। जब आदमी उसको कहने पे आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन थोड़ा गमगीन हो जाता है, आंखें पुरनम हो जाती हैं। ये ज़रूर है कि हमने इस हालात को संभाला नहीं। अब मेरे तरफ से मैं क्या हुकूमत को इल्ज़ाम लगाऊं, या फिर अपने आप को लगाऊं, या समाज को लगाऊं, या मुल्क को लगाऊं, उससे कोई बात बनती या बिगड़ती नहीं है। पर ये बहुत तकलीफ़देह मामला है कि जब हज़ारों हज़ार लाशें नदी में बहते हुए, नदी के बीच और नदी के किनारे, जब कुत्ते और जानवर और इस तरह के जब उसे खा रहे हों और नोच रहे हों, और ना जाने उसके साथ क्या बेहुरमती हो रही हो, तो वो शायद आपके कोई परिवार के सदस्य ना होने के बावजूद भी आप जब उन लाशों को देखते हैं तो अजीब सा एक एहसास होता है कि ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद ये जो हश्र है, शायद ये किसी को भी मंजूर नहीं होगा, और कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे हश्र उसके मौत के बाद उसके लाशों का हो, उसके जिस्म का हो। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन अब इन बातों को जिस तरह से मीडिया ने भी सब जगह जगह दी है, और मैं इन बातों को दोहराऊं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे की तो कोई बात है नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसको हम हल कैसे करेंगे। इसी दौरान किसी एक जलसे में, जिनको हम तो बाबा नहीं कहते, मैं तो रामदेव ही कहता हूँ, आप तमाम लोग बाबा रामदेव कहते हैं, उन्होंने अपने योग के दरमियान ये बात कही कि एलोपैथी, और मैं एलोपैथी को भी एलोपैथी नहीं कहता हूँ, मैं एडवांस मेडिसिन ट्रीटमेंट उसका नाम देता हूँ। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि एलोपैथी जो है वो कारगर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, बल्कि साफ साफ जुमलों में उन्होंने ये कहा कि जितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से जो लोग मर गए, उससे ज़्यादा लोग तो ऐसे मरे जिन्हें ऑक्सीजन और दवाएं और हॉस्पिटल के बेड मिल गए थे। एक बात तो उन्होंने ये कही, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि बात एक ही है, अगर आपको ऑक्सीजन मिल भी जाता तो भी आप मरते, और नहीं मिला और आप मर गए। तो नहीं मिलना और मिलने में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, बल्कि ज़्यादा तो ये है कि आप अगर ऑक्सीजन और दवाएं और हॉस्पिटल के बेड मिल जाते तो आपको मरना ही मरना था। ये मरने के लिए जो है गारंटी है कि एलोपैथी के हॉस्पिटल में आपने दाखला ले लिया। एक बात वो ये कहना चाह रहे थे। दूसरी बात वो ये कह रहे थे
कि मैं बगैर डिग्री का डॉक्टर, और उन्होंने डॉक्टर को भी बड़े अच्छे अंदाज में कहा, शायद मैं वो रिपीट कर पाऊँ कि नहीं, ड ड ड ड ड डॉक्टर या ऐसा करके कुछ कहा उन्होंने, या ड ड ड डॉक्टर कहा। बहरहाल जैसा भी कहा, लेकिन उससे बात ये साफ जाहिर हो रही थी कि आप उनकी जितनी बेहतरीन बेइज्जती कर सकते हैं या उस नाम को जितना भी आप बिगाड़ सकते हैं वैसा आप करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि डिग्रियों से कुछ नहीं होता, और चौथी वो बात ये कहना चाह रहे थे कि जो आज मेडिसिन, एडवांस मेडिसिन में जो विज्ञान है या जो टेक्नोलॉजी की जो स्पेस में जो प्रगति है, वो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अब बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, तो मैं मुख्तसर में ये बात कहना, दो चार पॉइंट्स पे कहना चाहूँगा कि बाबा रामदेव ने, मैं देखिए आप लोगों के कहने से मुझे भी बाबा याद आ जाता है, रामदेव ने ये कहा कि कोरोना काल के दौरान ही कोरोना की जो है मेडिसिन हमने तलाश ली है, मैंने दवा खोज ली है। पूरी दुनिया में यह हाहाकार है अराउंड द वर्ल्ड, और जहाँ टेक्नोलॉजी और साइंस हमसे बहुत ज़्यादा है और हमसे बहुत आगे हैं, और न जाने कितने यूनिवर्सिटीज़ में इस पर रिसर्च चल रहा है, और वो लोग ये कह नहीं पा रहे हैं कि जो वैक्सीन हम बना रहे हैं, जो मेडिसिन हम बना रहे हैं, वो कोरोना के लिए कारगर है या नहीं है। अभी वो इस बात के तजव्वुज़ में हैं, तशवीश में हैं, उन्हें कोई गारंटी नहीं मिल रही है कि मैं इसका एक्सप्लेन करके क्या बोल सकता हूँ। लेकिन रामदेव कह रहे हैं कि नहीं, कोरोना का जो है आयुर्वेद में हमने ये दवा खोज ली है, और जब उस दवा को लॉन्च किया जा रहा है तो उस वक्त जो है हमारे मुल्क के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं वहाँ, और इस मुल्क के जो दूसरे बहुत ख़ास, मैं उनको ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि इस हुकूमत में जितने वज़ीर हैं, अगर मुझे कोई वज़ीर पसंद आता है तो वो नितिन गडकरी जी हैं। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ उनको, वो मौजूद हैं। मैं बड़े अचंभे में था कि उनका आना क्या क्या बात रही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बड़े वो समझदार और बहुत चीज़ों को साफ तौर पे कहने वाले और अच्छे लीडर हैं वो। उनका मौजूद होना और हमारे हेल्थ मिनिस्टर का मौजूद होना, आखिर ये किस तरफ का इशारा था। हुकूमत के दो दो बड़े मंत्री वहाँ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ मिनिस्टर मौजूद है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऑक्सीजन की बात करें, हम कंटेनर की बात करें, हम दवाओं की बात करें, हम वैक्सीन की बात करें, जब हमें वो हथियार मिल गया है कि सारे इलाज उससे हो सकते हैं, तो फिर वही बहुत है, फिर हमें कुछ करना नहीं चाहिए। और ये दूसरे कोरोना काल के वक्त में वो सारी जो दवाएं हैं रामदेव की, वो सब लोगों तक पहुंचा दी जाए, सारे लोग बच जाएंगे। इतने लोग की जाने जाएं, लोग अपनी लाशों को नदी में बहा दें या लाशें नदी में बह जाए, जलने के लिए 4-4, 6 दिन लोग इंतज़ार करें ताकि वो बॉडी डिमोलिश हो जाए, तो उससे तो बच जाएंगे। और पूरी दुनिया की जो मीडिया हमारे उन फ़ोटोज़ को शाये कर रही है, उससे भी जो हमारी जो बेइज्जती या जो हमारी हकीकत सामने आ रही है, उससे भी हम बचेंगे। अब दूसरे सवाल पे आना चाहेंगे हम कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री या हमारे जो प्लानर ने ये बात सोची कि हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे जगहों पे भी एम्स बनाएंगे जिससे लोगों के सेहत आमा में थोड़ा फ़ायदा हो और उनको अपने ट्रीटमेंट लेने में आसानी हो, उन्हें दिल्ली एम्स की तरफ नहीं दौड़ना पड़े, लखनऊ एम्स की तरफ नहीं दौड़ना पड़े, ये भीड़ थोड़ी सी छटे और लोगों को अपने इलाके में, तो बात ये समझ में आती कि 5 से 10 एम्स बनाने की बात, लंबे बहुत ज़्यादा उसकी फ़ंड और उसके ऊपर जो पैसे खर्च होंगे उसकी बात। तो अब जब गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, या पशे पर्दा, अभी तो गवर्नमेंट ने कोई गज़ट निकाल के ये बात कही नहीं है, लेकिन जो बात इशारों से समझ में आ रही है, क्योंकि इन बातों के होने के बाद हुकूमत का कोई रवैया बिल्कुल साफ तौर पर दिख नहीं रहा है। क्योंकि रामदेव ने अपने एक वीडियो में ये बात कही कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, तो वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई अब जब एक कोई और सरकार थी तो वो शलवार पहन के भाग गए थे अपने मीटिंग से, तब तो उन्हें यह डर था कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। उन्हें शलवार पहन के, औरतों का लिबास पहन के भागना पड़ा था औरत की शक्ल में।
तो आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, तो दोनों बातों में तो बड़ा फ़र्क है। लेकिन तमाम बातों के बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसको आयुर्वेद और एलोपैथ पद्धति के जो टकराव के तौर पर दिखाया जा रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं जहन साजी के लिए बताने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं, एलोपैथ में कोई बात नहीं है, आप आयुर्वेद से भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब ये जो बातें हैं, मेडिसिन साइंस का होना, डिग्री का होना, डॉक्टर का होना, हॉस्पिटल का होना, अगर ये बातें बहुत अहम नहीं हैं तो इनको अगर आप बिल्कुल गौन कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं, तो 140 करोड़ के पॉपुलेशन के इस मुल्क में क्या आयुर्वेद की उतनी दवाएं हमने बना ली हैं कि हम तमाम लोगों को उनके बीमारियों का इलाज कर सकेंगे? और अगर ये कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम शायद रामदेव ये बात को जानते नहीं कि पूरे इस भारतवर्ष में आयुर्वेद किसी घर से बाहर नहीं गया। आप उसको आयुर्वेद कह लें, यूनानी दवाएं कह लें, या घर के घरेलू नुस्खे कह लें। आज किसी को बहुत ज़्यादा बदन का दर्द है तो वो कहते हैं कि भाई दादी माँ कहती है हमारी कि नहीं दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के पी लो, भाई दर्द बहुत है ना। या कहीं कुछ कट गया तो बर्फ़ लगा लीजिए, खून बंद हो जाएगा। या बहुत सारे नुस्खे जिसको हम यूनानी तिब कहते हैं या घरेलू नुस्खे कहते हैं, है ना। पानी में नमक डाल दीजिए, नमक पे नींबू डाल दीजिए, और पेट में जो है दर्द हो रहा है तो उसे पी जाइए, दर्द में थोड़ा अफाका रहेगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये जो तरीक़ेकार है, ये कोई हमसे बाहर नहीं गया। बात ये है कि हमने जो सफ़र तय किया है आज लॉजिस्टिक के मामले में, अभी वो एक दिन आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे सारे प्रोडक्ट घर घर पहुंचेंगे। तो क्या वो बैलगाड़ी से पहुंचाएंगे? उन्होंने किस तरह का वो ऐप बनाया है? क्या उसमें टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से उन्होंने ऐप नहीं बनाया? उन्होंने कंप्यूटर में सारी चीज़ों को फीड नहीं किया? क्या वो पिन कोड और एक सिंबल से काम नहीं करेंगे? क्या वो कंप्यूटर और कंप्यूटर सर्वर नहीं लगाएंगे? तो जब नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, नया साइंस आता है, हमारे लिए और हम सब लोगों के लिए वो आसानी पैदा करता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका पैर टूट गया है, हड्डी टूट गई है, आज भी अगर वो लकड़ियों के सिरे जैसे उसको लगाएंगे और सही तौर पे बांध देंगे तो वो 10-15 दिन, 20 दिन, 100 महीने दिन गुजर जाने के बाद वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो उसमें तरक्की की है और जो हमारे पास उसके जो सहूलतें मौजूद हैं उसको हम इस्तेमाल ना करें। मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की एक बू आ रही है। वो एक शेर फिर से याद आ गया मुझे कि दर्द मिन्नत करो दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मुझे इसके पीछे एक साजिश ये दिख रही है कि वो एक चीज़ों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आम जनमानस में ये बात चली जाएगी, बात तो बिल्कुल सही है, इतने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और मर के आ रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। 100 लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और 5 लोग मर के आ रहे हैं, और अब तो वो रेशियो भी कम हुआ है। तो ये जो बातें फैलाने का जो मामला है, ये जो व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज़ है, ये जो हमेशा जो है गलत बातों को प्रचारित करना और एक ऐसा माहौल बना देना जिससे इंसान के अंदर सही और गलत का फैसले करने का जो मादा है वो कंफ्यूज हो जाए, वो कम हो जाए, या वो समझ ना पाए कि उसे करना क्या है। तो इस तरह के माहौल को बनाना ये हमारे लिए और आगे चलकर बहुत नुकसानदेह होगा। ऐसे भी हम उस मुल्क से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन का जो बजट है, हमारे तालीम का जो बजट है, वो हमारे तमाम अखराजात में 2 से 3% का हिस्सा होता है। और आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखेंगे कि वहाँ पे 100 में 20%, 22%, 30%, 18% का एजुकेशन हिस्सा होता है, उनकी हिस्सेदारी होती है। हम तो ऐसे भी पढ़ने लिखने से दूर होते जा रहे हैं। हमारा एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है और हमारा जो अपना मयार है वो कैसा है, इस बात से साबित हो जाता है कि दुनिया में जब 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ चुनी जाती हैं तो उसमें हमारे
मुल्क का कोई एक यूनिवर्सिटी 100वें नंबर पर भी नहीं होता, तो हम 1 to 100 से भी बाहर हैं। बहरहाल उसमें ये जिस चीज़ को प्रचारित करना कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ या मैं 5वां क्लास पास हूँ, ये एक बहुत गंभीर बात है और ये अच्छी बात नहीं है। क्या आप उन तमाम लोगों को थोड़ा परेशान करना चाहते हैं या डिस्प्रेस करना चाहते हैं जिन्होंने कोई बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, जिन्होंने MCA किया है, जिन्होंने MBBS किया है, जिन्होंने MD किया है, और जो थोड़े लॉ करने के बाद मुश्किलों में हैं कि उन्हें जॉब नहीं। सारी तालीम हासिल करना ये भी नहीं है कि सिर्फ पैसों की बात होती है, पर जब आप पढ़ लिख लेते हैं, आपके पास एक अच्छी समझ होती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक पहलू है, और इसे मैं रामदेव और एलोपैथी का झगड़ा भी नहीं मानता हूँ, ना आयुर्वेद और एलोपैथी का झगड़ा मानता हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ होम्योपैथी है, यूनानी है, तिब्ब है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, ये सारी जो पैथियाँ हैं अपने समय से आई हैं, और आज के दिन में जो एडवांस एरा है हमारे पास, हम ये कहने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे कि हमें अगर ऑपरेशन करना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जो बिल्कुल लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और उससे ऑपरेशन हुआ करता है, तो हम ये कहेंगे नहीं भाई, हम तो वो छुरी से और उस तरह से जो आज पुरान ज़माने में हुआ करता था वैसा करेंगे, तो शायद ये अच्छी बात नहीं है। बिजली के होने के बावजूद हम ये कहें कि नहीं, बिजली के बगैर मुझे रहना है, तो ये शायद ठीक नहीं होगा। तमाम की अपनी अपनी जगह है, और बहुत बेहतरीन बात है कि हम आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है कि हम यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। आज हकीम के ताल्लुक़ से ये बात थी कि वो नब्ज़ देखते थे और सारे बातों को बता देते थे, लेकिन हम आज बगैर टेस्ट के ये जान नहीं पाते कि हमें क्या कुछ उसमें बीमारी रही होगी। तो आप बताएं कि वैसे हकीम आज हैं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक्यूरेसी के साथ वो बता सकते हैं, शुगर के नंबर को बता सकते हैं या यूरिन के टेस्ट को बता सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या गलत हो सकता है कि लोगों के पैसे भी थोड़े कम लगेंगे और बहुत सारी आसानियाँ भी होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आज एलोपैथ या एडवांस मेडिसिन जो है की जो चीज़ें आज आ चुकी हैं, शायद हम उनसे दूर हटकर कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस लड़ाई को और इस प्रोपगंडे को से बचा जाए, और जहाँ जिसकी ज़रूरत महसूस हो, अगर पेट के भारीपन के लिए पचनौल खा के काम निकल सकता है तो ठीक है, पचनौल का इस्तेमाल होना चाहिए। मुश्किल क्या है? बहुत गर्मी में अगर पानी के साथ रूह अफ़ज़ा मिला के पी लिया जाए और उससे बहुत आसानी महसूस होती है, आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाती है, कोई दिल का अर्जा आपको एहसास नहीं होता, तो बेहतर है। लेकिन अगर इसी सब चीज़ों से सब कुछ हो जाता है और हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, और सरकार को भी इस पर देखने की ज़रूरत है कि कौन से लोग क्या कुछ बोल जाते हैं और सामने समाज में, मुल्क के रहने वाले जनमानस में क्या बातें पहुंचती हैं, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और मेरी गुजारिश है रामदेव जी से भी कि ठीक है, आपके नज़र में, आपकी निगाह में आयुर्वेद ही सब कुछ है, ये बेहतर बात है, लेकिन मेरी नज़र और मेरी निगाह में यूनानी सब कुछ है, एडवांस मेडिसिन सब कुछ है, होम्योपैथी सब कुछ है। ये मेरी अपनी पसंद है, वो आपकी अपनी पसंद है। अपनी पसंद के लिए आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, मेरी पसंद के लिए मैं सवाल खड़ा कर सकता हूँ। इसलिए कोई भी बात किसी तरह से थोपने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और आपको भी इतना ज़्यादा कुछ एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें आपने वो डॉक्टर कह के जो कहा, वो तो बिल्कुल किसी को बेइज्जत करने की बात है। आपको भी बहुत से लोग कहेंगे कि वो रामदेव, वो आंख मारने वाला, तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। सब चीज़ों का एक तरीका है। हम लोग पढ़े लिखे लोग, सब समाज में रहने वाले लोग आज अगर इस तरह की बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना पैगाम अपने मुल्क के तमाम लोगों को देना चाहूँगा कि आप उन बातों पे ना जाएं जिन बातों से
कन्फ्यूज़न खड़ा होता है, जिन बातों से नुकसान होने का खदशा हो, आप अपने तौर पे अपने इलाके के डॉक्टर से मिलें, वो आपको बताएंगे कि हाँ इसके लिए क्या इलाज हो सकता है, और उनके मशवरों से काम करें। अभी जो फौरी तौर पे जो कोरोना काल के जो मसले हैं, वो बहुत दिगर गो है और बहुत मुश्किल भरा है। इसमें बेहद एहतियात करने की ज़रूरत है और बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। किसी उलझन में और किसी दूसरे मुश्किलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कहता है और कौन क्या नहीं कहता है, अभी एलोपैथिक ने ही साबित किया है कि हम थोड़े बहुत बचाव का रास्ता रखते हैं, और यही वजह है कि तमाम दुनिया के ममालिक वैक्सीन के तरफ अपना वो भरोसा दिखा रहे हैं, और इंडिया ने भी वही शुरू किया है। तो मैं इन चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह मेरी अगला वीडियो पे जो है वो बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन भट्टाचार्य जी और ममता बनर्जी पे होगा। वो शायद मैं 1-2 दिन में रिकॉर्ड करूँगा। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मैं शहाब अख्तर, झारखंड से। खुदा हाफिज़।